दोस्तों, अब जबकि यूपीएससी ने अपना ट्रेंड ड्रास्टिकली चेंज किया है स्पेशली 2023 प्रीलिम्स के बाद से, तो एक एक क्वेश्चन की रेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड वहाँ पर अगर आपको ये समझ आता है कि साइंस टेक और इंटरनल सिक्योरिटी इन दो सब्जेक्ट्स में आप ऑलमोस्ट हाफ क्वेश्चंस सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स की हेल्प से अगर आपने सॉल्व किए तो उससे कर जाओगे। ऐसा नहीं है कर सकते हो या एलिमिनेशन टेक्निक ये वो नहीं, आप जेन्युइनली कर जाओगे। तो ये एक काफ़ी क्रूशल रिसोर्स हो जाता है। एंड इस बारे में हम लगातार बात करते आए अपने एमएसजीपी यानी कि मेन सीट गारंटी प्रोग्राम कोर्स में। इसके अलावा जो ई बुक है सिनॉप्सिस आईएएस की साइंस टेक की, उसका रोल काफ़ी सिग्निफिकेंट आपको देखने को मिलेगा। 7 टॉपिक ऐसे हैं जो आप डायरेक्टली उसमें रेफ़र कर सकते हैं और कुछ क्वेश्चंस आप डायरेक्टली उसमें सॉल्व कर पाओगे। जैसे इसमें है क्या, जो साइंस टेक है मेन जो सब्जेक्ट्स हैं किन किन डिवीजन्स में आप ब्रेक कर सकते हो प्रीलिम्स के लिए: स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो, आईटी, कंप्यूटर, साइबर। इसके साथ में आप इश्यूज रिलेटेड टू आईपीआर कर सकते हो। देन जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, देन मिसलेनियस। जनरल साइंस में आप रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह भी डाल सकते हो। ठीक है, तो अब इसमें आप देखोगे स्पेस टेक से इस बार 3 क्वेश्चंस हैं, डिफेंस टेक से स्पेस वाला ही आप ऐड कर लो। ठीक है, न्यूक्लियर से आपको यूरेनियम वाला क्वेश्चन दिखेगा, बायोटेक से 2 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, नैनोटेक से क्वेश्चंस नहीं है, आईपीआर से क्वेश्चन है, जनरल साइंस से क्वेश्चंस हैं, रिन्यूएबल एनर्जी वाले ये सारे ब्रांड वाले क्वेश्चंस हैं देखने को मिलेंगे। तो इस कोर्स में शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताऊँ, ये जो वीडियो है आप जितनी भी बार देख पाओ इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। हम लगातार इस वीडियो को रेफरेंस बना के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ये जो कोर्स है अगर आप कंसीडर करना चाहो, कोर्स की डिटेल्स हैं 40 ईयर्स, इनफैक्ट 44 हो जाता है। एंड इसकी ई बुक्स काफ़ी ज़्यादा डिमांडेड थी तो हमने लॉन्च कर दिए 599 पहले वाले प्राइस में। तो 1 बाय 1 क्वेश्चंस देखते हैं। तो जो 2023 का पहला क्वेश्चन है साइंस टेक में मिसाइल टेक्नोलॉजी से, इसमें देखो जब मैंने आपको टाइप ऑफ एमसीक्यू बताया जिस वीडियो की मैंने अभी बात की, तो वहाँ एक टाइप ऑफ एमसीक्यू है जहाँ फैक्ट्स होते हैं। और मैं अगर बात कर रहा हूँ 1 और मोर फैक्ट और डेटा, अगर एक ही स्टेटमेंट में एक से ज़्यादा फैक्ट्स होते जाते हैं तो उसके गलत होने के चांसेस बढ़ते हैं। जैसे वाटर क्रेडिट की बात की और स्टेटमेंट नंबर 2 इन्होंने कहा कि गुड इनिशिएटिव लॉन्च्ड अंडर WHO एंड वर्ल्ड बैंक। एक फैक्ट है WHO, दूसरा फैक्ट है वर्ल्ड बैंक। तो इसके सही होने के चांसेस है 1/2, इसके भी सही होने के चांसेस है 1/2। टोटली अगर 2 फैक्ट्स हैं तो उनके सही होने के चांसेस हो गए प्रोबेबिलिटी के लॉ के हिसाब से 1/4। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, ऑल्दो ये जो मिसाइल टेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चन है इसमें अगर आप कीवर्ड्स देखो, बैलिस्टिक मिसाइल है, देन इंजन्स भी है, जेट प्रोपेल्ड इंजन, देन इसके बाद क्रूज मिसाइल है, देन आपको ये दिखेगा अग्नि 5 है, इसके अलावा ब्रह्मोस, देन ICBM। तो ये तो हमने ऐसे सच टॉपिक्स कवर किए हुए हैं, आप जानते हो ये MSGP कोर्स जिन्होंने फॉलो किया। नहीं पता तो ये देख लो, सारे ऑप्शंस एक्सप्लेन इस वे में होते जो भी कीवर्ड्स हैं, नॉट ओनली ऑप्शंस एक्सप्लेन। ये मेरे ख्याल से अभी तक सिर्फ सिनॉप्सिस ने किया है, बाकी जिन्होंने भी किया होगा इस डेप्थ में परफेक्टली 100% कॉपी पेस्ट है मटेरियल सिनॉप्सिस से, और गंदा कॉपी पेस्ट है, बहुत बढ़िया कॉपी पेस्ट भी नहीं है। तो ये चीज़ आप माइंड में रखना, वेरीफाई कर लो चाहे तो। ठीक, अब बैलिस्टिक मिसाइल्स, आपको ये पता है बैलिस्टिक मिसाइल्स हम जब फेंकते हैं बॉल से बना है, बेसिकली पैराबोला प्लस बॉल इससे बना है। आपको बैलिस्टिक मिसाइल फेंकनी है, आप ए जगह पर हो, बी पर फेंकनी है, आप यहाँ से सीधे फेंक देते हो। जैसे हम बॉल फेंकते हैं ना, वो बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री फॉलो करती है। तो बैलिस्टिक मिसाइल्स जेट प्रोपेल्ड हैं एट सबसोनिक स्पीड। फैक्ट देखो बैलिस्टिक मिसाइल से रिलेटेड, फैक्ट नंबर 1 जेट प्रोपेल्ड है, इंजन की बात की, स्पीड की बात की, एंड थ्रू आउट देयर फ्लाइट, पूरी फ्लाइट के टाइम पे। क्रूज मिसाइल के बारे में, रॉकेट पावर्ड ओनली, पहला फैक्ट और दूसरा फैक्ट। टोटल 5 फैक्ट है, मतलब इसके सही होने के चांसेस 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, टोटल आप 5 बार करोगे मतलब 1/32। इतने चांसेस हैं इस स्टेटमेंट के सही होने के। क्यों कह रहा हूँ, देखो एग्जामिनर आपको यहाँ गलती करवा सकता था, यहाँ गलती करवा सकता था, इधर, यहाँ पर और यहाँ पर 5 जगह गलती करवा सकता है एक ही स्टेटमेंट में। ऑल्दो इन्होंने क्या किया, बैलिस्टिक को क्रूज से जो सारा इसमें कहानी है वही इन्होंने रिप्लेस कर दिया। बैलिस्टिक मिसाइल्स के बारे में अगर आप जानते हो तो इनिशियली आप बैलिस्टिक मिसाइल को फेंकोगे ना, बस हाथ से तो फेंक नहीं दोगे, बॉल हम हाथ से फेंकते हैं। तो इनिशियल आपको चाहिए, इनिशियल फेज ऑफ फ्लाइट में ये बैलिस्टिक मिसाइल की बात है और क्रूज वाली ये बात है, राइट। तो जब हम पढ़ते हैं बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के बारे में तो आप ये चीज़ पढ़ते हो, ये ब्लू वाला बैलिस्टिक मिसाइल एंड रेड वाला आप क्रूज मिसाइल कह सकते हो। ये पूरी कहानी है। सेम वे में अग्नि 5 से रिलेटेड 2014 में अग्नि 4 पूछा, इससे पहले 2001 में अग्नि 2 पूछा, बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ पूछी, ICBM यहाँ पूछी। आपको देखना है ना, इस PDF में हम डिस्कशन करेंगे। जैसे मैं अगर अग्नि की बात करूँ, अग्नि मिसाइल जहाँ पूछी है,
ये 2014 में अग्नि 4 पूछा है। और कहानी वही देखो, सरफेस टू सरफेस है, फ्यूल्ड क्या है, प्रोपेलेंट क्या है, डिस्टेंस, रेंज, यही सब चीज़ें। इसके पहले 2001 में अग्नि 2 पूछी थी। तो बेसिकली जब ये न्यूज़ में जैसे रहता है वो पूछ लेता है। यहाँ भी आप देखोगे 5 फैक्ट है। अग्नि 5 के बारे में मीडियम रेंज पहला फैक्ट, सुपरसोनिक दूसरा फैक्ट, क्रूज मिसाइल तीसरा फैक्ट, ब्रह्मोस के बारे में भी सॉलिड फ्यूल्ड एंड ICBM, 5 फैक्ट्स हैं। तो अगर आपको एलिमिनेशन वाली चीज़ याद हो तो इसका आंसर आप देखोगे नीदर 1 एंड 2। तो ये ऐसे केसेस में एलिमिनेशन किस तरह से आप यूज़ करोगे, ये देखो चांसेस इस तरह के बहुत हाई हैं। जो ये 18 टाइप ऑफ MCQ वाला वीडियो है, इसमें लगातार हमने ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, एक एक करके चेक किए थे कि UPSC ने कितनी बार इस चीज़ से डेविएट किया। ऑलमोस्ट नहीं किया, राइट। ये बिल्कुल रीसेंट न्यूज़ है, इस बारे में अगर आपको देखना हो। बैलिस्टिक मिसाइल डिटेल में MSGP में हम ये नहीं पढ़ते हैं, आप ये खुद पढ़ोगे डिटेल के लिए, पढ़ो कहीं और से, सिनॉप्सिस के स्टूडेंट नहीं हो तो, अदरवाइज़ सेल्फ स्टडी करो, ठीक है। सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा। अगेन इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है GPS, फॉर एग्जांपल मैं आपको GPS के क्वेश्चंस दिखाऊं। 2022 में एक स्टेटमेंट में GPS दिया, 2018 में GPS पूछा हुआ है, 2018 में IRNSS भी पूछा था, 2007 में गैलीलियो पूछा हुआ है। तो बेसिकली क्या है, जो ये टॉपिक है सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, इतना इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही न्यूज़ में आएगा इससे क्वेश्चन बनते हैं। अब ये आर्टिकल भी देखो 27 सितंबर को आया था। इसका टाइटल देखो, नो टाइमलाइन फिक्स्ड फॉर रोलिंग आउट होम ग्रोन GPS अल्टरनेटिव। हुआ क्या था, होम ग्रोन GPS की नीड क्यों पड़ी थी? बेसिकली जब से USA से हमने कारगिल वॉर में मांगा था डेटा कि हमें डेटा दे दो, उन्होंने GPS का डेटा देने से मना कर दिया था। तो हमने कहा हम अपना होम ग्रोन GPS का अल्टरनेटिव बना लेंगे। हमने रिसेंटली IRNSS, जिसे पहले नाविक कहते थे या अब नाविक कहते हैं, सॉरी, वो हमने बना लिया। हमने कहा हम अपना डेटा खुद जनरेट कर लेंगे। उसके बाद एक रेस लगी। अब 4 ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम है, GPS, ग्लोनास, गैलीलियो, बेइडो, एंड 2 रीजनल नेविगेशन सिस्टम है, आपको पता होना चाहिए। अब देखो स्पेस साइंस है, कितना बड़ा सब्जेक्ट है, लगातार न्यूज़ में रहता है। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया कहीं पिक्चर में नहीं, कनाडा स्पेस साइंस को लेके तो डेफिनेटली न्यूज़ में नहीं रहता है। इजराइल का स्पेस साइंस काफ़ी न्यूज़ में रहता है, बट लास्ट टाइम जो मेजर इसका न्यूज़ में था वो इनका मिशन मून था, बेरिशीट जिसका नाम था, वो फेल हो गया था जब इंडिया का चंद्रयान 2 फेल हुआ था। तो इजराइल ने ऐसा कुछ नहीं बनाया, बचता एक कंट्री जापान जिसने काफ़ी प्रोग्रेस की है। एलिमिनेशन से इसमें आप मैक्सिमम 2 स्टेटमेंट एलिमिनेट कर सकते हो, बाकी गट फीलिंग पे जाके आप जापान ठीक कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको पता होने ही चाहिए, करंट अफेयर्स में रही हुई चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नहीं पता। इनके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि क्या वर्किंग है, कैसे ये चीज़ काम करती है। देन यूरेनियम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, यूरेनियम इनरिचमेंट, ईरान प्रोग्राम, इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको लेकर लगातार चीज़ें न्यूज़ में रहती है। अब ये बोथ स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 इस तरह का पूछा है, ऐसा तो है नहीं कि UPSC ने पहली बार पूछा है। 2 तरह के क्वेश्चन है, असर्शन रीजन टाइप 1 जिसमें असर्शन रीजन इस टाइप के ऑप्शंस देते हैं, एंड टाइप 2 में स्टेटमेंट 1 2 इस टाइप के ऑप्शंस मिलते हैं। तो ये UPSC का पुराना ट्रेंड है, 90s में हुआ। और जब हमने ये डिस्कस किया था 18 टाइप ऑफ MCQ, ये हमने बात की थी, आपको एक रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है। सपोज आपने कहा कि B रॉन्ग है, तो आपने कहा R इज़ फॉल्स, तो C ही एक ऑप्शन बचता है, ठीक है। अगर आपने कहा A रॉन्ग है तो फिर आपका आंसर क्लियर आ गया D। बस इशू तब होते हैं जब A और B दोनों सही हैं, असर्शन और रीजनिंग दोनों सही है, तो आपको ये समझना है कि क्या रीजनिंग इसको एक्सप्लेन करती है। तो इसमें पहला प्रिंसिपल तो यही है, क्या आप एक रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढ ले जाते हो। इसीलिए मैंने कहा बार बार ये टाइप ऑफ MCQ वाला लेक्चर है ना, ज़रूर देखना, काफ़ी काम का है। अब चलो देखते हैं यूरेनियम इनरिचमेंट के बारे में। अगर आपको बेसिक भी पता है तो बेसिकली ये कहानी है, ये फिगर देख लो, मिलिट्री ग्रेड 60-70%, 90% न्यूक्लियर वेपन के लिए होता है, सिविलियन यूज़ के लिए 4 to 5%। सिनॉप्सिस के नोट्स के ये स्क्रीनशॉट्स है, उसी से बेसिकली नोट्स यहाँ डालें, कहीं और से डाले नहीं, ठीक है। तो यहाँ अगर आप देखो, पहला, इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट, डिपेंड्स ऑन कोल फॉर मोस्ट ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। देखो कोल से ना इंडिया का 60-67% आता है। आप एक चीज़ वैसे भी समझो, न्यूक्लियर एनर्जी का टारगेट क्या है, हम 3.2% ले जाएंगे 2032 तक। रिसेंटली अगर आपको पता हो न्यूक्लियर एनर्जी 2% से नीचे गई है, तो सबको पता है। प्रीवियसली UPSC ने थोरियम के ऊपर ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं कि थोरियम हम क्यों चाह रहे हैं, कई बार पूछा है UPSC ने। इस PDF में प्रीवियस ईयर में अगर मैं सर्च करूँ, न्यूक्लियर टेक में दिखता है थोरियम। 2016 में क्वेश्चन पूछा कि ITR थोरियम के ऊपर, कि थोरियम का क्या इमीडिएट एडवांटेज होगा या इस रिएक्टर का क्या एडवांटेज होगा। 2013 में ई वेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में पूछा था। 2012 में अगेन ये न्यूक्लियर फ्यूचर फ्यूल ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, क्यों चल रहा है थोरियम। इंडिया का पूरा जो
IG कार का पूरा या FBR का जो प्रोजेक्ट है वो थोरियम बेस्ड है, ठीक है। इंडिया की न्यूक्लियर एनर्जी की जो परसेंटेज है आपको पता है, तो ठीक है, कोल पर ही डिपेंड करता है, थर्मल पावर, ये एक ऐसा फैक्ट है जो सबको पता होता है, तो ए इज़ ट्रू। आर क्या है, यूरेनियम इनरिच्ड टू एटलीस्ट 60%, तो ये पता होना चाहिए। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए जा सकता है 60%, बिल्कुल जा सकता है, 90% से बना लो, लेकिन जनरली ये मिलिट्री ग्रेड यूरेनियम है, राइट। ईरान में ऐसे यूरेनियम मिले थे 80-83% तक इनरिच्ड पार्टिकल्स मिले थे यूरेनियम के, तो वहाँ से ये चीज़ अगेन न्यूज़ में आई। आर्टिकल की डेट देखो 21 जुलाई और 4 मार्च, इसी टाइम के ये क्वेश्चंस हैं। तो आर आपका गलत हो गया, आपका इमीडिएटली आंसर आता है। तो ये रोल है प्रीवियस ईयर का। अगला क्वेश्चन है माइक्रो सैटेलाइट डीएनए, इसको देखने की भी नीड नहीं है, डीएनए टेक्नोलॉजी। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या है, डीएनए स्टेम सेल पे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हैं। अगर इस पीडीएफ में देखें 2002 में स्टेम सेल्स पे क्वेश्चन पूछे थे, देन इसके बाद 2012 में डायरेक्टली स्टेम सेल पे क्वेश्चन पूछा, इसके बाद 2017 में स्टेम सेल की एक टेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, फिर 2020 में स्टेम सेल एक ऑप्शन में था, 2020 में अगेन दूसरे ऑप्शन में भी था। इस तरह से स्टेम सेल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टेम सेल आपको आता होगा प्रीवियस ईयर से। डीएनए की डेफिनेशन अगर आपको पता हो, पर्पस पता हो, तो आपको पता है डीएनए, जीनोम, ये सब इवोल्यूशन समझने के लिए होता है। स्टेम सेल क्या है, एक अनडिफरेंशिएटेड अनडिवाइडेड सेल है, तो ये तो डेफिनेटली नहीं है। आप माइक्रो सैटेलाइट डीएनए हो या कोई सा भी डीएनए हो, है तो पढ़ के तो ये समझ में आ रहा है कि डीएनए का एक टाइप है। तो जो डीएनए काम करता होगा, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ढूंढता होगा, ये भी ढूंढ सकता है, बट स्टेम सेल डेफिनेटली नहीं है। क्लोनल प्रोपगेशन, क्लोन पे 1998 में क्वेश्चन पूछा है, भेड़ पे, शीप पे। एंड एफिकेसी ऑफ ड्रग, नो नॉट एट ऑल। तो ये तो अगर आपको माइक्रो सैटेलाइट टर्म नहीं भी पता है तो भी आप कर सकते हो, ऑल्दो ये 11 अप्रैल एग्ज़ाम से बहुत रिसेंटली, स्टेम सेल की ये डेट्स हैं देख लेना, बहुत रिसेंटली जो न्यूज़ में था टॉपिक, साइंस टेक पेज से पूछा है। तो इसके लिए आप जो साइंस टेक वाला है, जो सिनॉप्सिस का दूसरा चैनल है साइंस टेक के लिए, साइंटिफिक कृष्णा, वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, रिसेंटली चैनल शुरू किया, ये आप कर सकते हो। अगेन इसमें फ्यूचर के लिए आप क्या पढ़ोगे, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए क्या होता है, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सैटेलाइट डीएनए पता होना चाहिए क्योंकि आर्टिकल उस बारे में था। सैटेलाइट डीएनए क्या है, सैटेलाइट का कॉन्सेप्ट क्या है, आप ये समझो, सैटेलाइट आया कैसे होगा। एक डिस्टिंक्ट सैटेलाइट लेयर बनी होगी, सपोज धरती का सैटेलाइट क्या है, मून है, राइट, धरती से अलग है। अगर ये धरती पे ही हो तो उसे आप सैटेलाइट नहीं कहोगे ना, इसी टाइप की चीज़। अब उसमें माइक्रो और मिनी सैटेलाइट दो चीज़ें हैं, तो ये माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट डीएनए में मैंने आपको डिफरेंस दे दिया। स्टेम सेल क्या होते हैं वापस से थोड़ा बहुत बता दिया, ये डेफिनेशन है स्टेम सेल की, इससे काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इसके बाद क्लोनल प्रोपेगेशन कैसे होता है, ड्रग की एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, वो भी हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरियल मेटा जीनोमिक्स। अब जीनोम पे डीएनए पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे, बट ये क्वेश्चन ऑल्दो सैटेलाइट डीएनए में ही दिया हुआ है, राइट। और माइक्रोबायोम, गट माइक्रोबायोम है और ये एक ही चीज़ थी, बट ये क्वेश्चन सॉल्व करना फिर भी इजी नहीं था। मैं ये कहूँगा ठीक है, आपको अगर जीनोमिक्स पता है तो मेटा जीनोमिक्स भी कुछ वैसा ही करता होगा, बट इसमें इशू ये है, अगर मुझे पता है जीनोमिक्स डीएनए, अभी हमने जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, तो आपको सी पता है कि एयरबोर्न डिवाइसेस तो नहीं है जो ब्लड सैंपल कलेक्ट करें, ये तो नहीं है, या फिर ड्रोन्स तो नहीं सेंड करने की बात होगी, तो सी और डी तो एलिमिनेट हो गया। बट इसमें जो इशू है ना, आप एंड में 50-50 में जाओगे। क्यों? क्योंकि एरियल का मतलब एयर से है, तो आप डीएनए सैंपल एयर से वन गो में कलेक्ट कर रहे हो, या जेनेटिक मेकअप ऑफ एवियन स्पीसीज इन हैबिटेट ये कर रहे हो, क्योंकि एवियन ये भी एयर है, ये भी एयर है, आप यहाँ फंसोगे। बेसिकली जो ये आर्टिकल है ना, हिंदू में 2011 में आया था, जहाँ जेन्युइनली एरियल मेटाजीनोमिक्स की बात की। तो उन्होंने क्या किया होगा, एग्जामिनर ने सैटेलाइट डीएनए आया, उससे उन्होंने पुराना एक जो टॉपिक जीनोमिक्स या माइक्रो जीनोम की बात की थी वो उठाया, और उससे रिलेटेड पुरानी एक न्यूज़ सर्च की होगी, उस पर क्वेश्चन बना दिया 2011 का, और एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बनाया। तो ठीक है, ऐसी चीज़ों में डिटेल में नहीं जाना, छोड़ देना एग्जाम में, या फिर तुक्का मार देना ए और बी में, राइट। तो इस तरह से हम चीज़ों को फ्यूचर के लिए ज़रूर पढ़ के रखेंगे, ये आप ध्यान रखना। देन कार्बन फाइबर, ज़रा ये क्वेश्चन देख लो, 2020 में ये कार्बन नैनो ट्यूब पे क्वेश्चन पूछा। ये क्या क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू कार्बन नैनो ट्यूब, इसका चौथा स्टेटमेंट देखो, दीज आर बायोडिग्रेडेबल, और इनका ये भी पूछा है कि ये किस तरह से यूज़ हो सकती है, कौन सा करेक्ट है, ये पूछा है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, कैन बी, तो इन्होंने क्या किया था, आई थिंक हाँ इसी में है, ज़्यादातर हम सब ने आंसर डी दिया था इसका, लेकिन यूपीएससी ने कहा इसका आंसर सी है, स्टेटमेंट नंबर 2 गलत है। तो हमेशा ये जो कैन बी है ना, ये ट्रू नहीं होता एग्ज़ाम में, बट आप क्या करोगे, इसमें डी ही लगाओगे, सब लगा रहे, मुझे नहीं लगता इसमें आप बहुत ज़्यादा डेविएट करोगे इस चीज़ में। बट ध्यान रखना, एक क्वेश्चन में अभी आएगा यहाँ,
जब हम आगे ग्रीन हाइड्रोजन की बात करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये तो आप सॉल्व कर ही सकते हो ना। कार्बन फाइबर ऑटोमोबाइल एंड एयरक्राफ्ट में यूज़ हो सकते हैं। कार्बन फाइबर एक बार यूज़ हुए बट रिसाइकल नहीं हो सकते, ये गलत हो गया। वही तो अभी जैसे उन्होंने नैनो ट्यूब में पूछा, तो जो चीज़ न्यूज़ में है वो पूछ ली। अब देखो न्यूज़पेपर जब मैं कहता हूँ पढ़ो फेंक दो, उसमें लाइफस्टाइल पेज पढ़ो, बच्चों वाले पेज पढ़ो, तो बजाज पल्सर ने कार्बन फाइबर एडिशन निकाला, ये क्वेश्चन पूछ लिया। एक बार यूज़ करके रिसाइकल नहीं हो सकते, डिफ़िकल्ट है कार्बन फाइबर को रिसाइकल करना, ऐसा नहीं है कि यूज़ नहीं कर रिसाइकल नहीं कर सकते। कार्बन फाइबर के एप्लीकेशंस वगैरह यहाँ लिखे हैं, पढ़ लेना। बट जो रिसाइकलिंग है डिफ़िकल्ट है, बट ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ये ध्यान रखना। नैनो ट्यूब बायोडिग्रेडेबल हो सकती है। तो ये तो खैर आपका जो कैन वाला क्वेश्चन है, दिस कैन बी यूज्ड इन दिस, और ये कैन नॉट, ये तो एक्सट्रीम वर्ड से सॉल्व हो रहा है। बस ध्यान रखना है कि करेक्ट है इनकरेक्ट में तो कहीं नहीं फंसा है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो इजी थे। अगला क्वेश्चन एक्सेलेरोमीटर के ऊपर पूछा, और ये बनाया कहाँ से क्वेश्चन इन्होंने, 18 अक्टूबर 2022 को आईफोन क्रैश टेस्ट किया गया था कि जब आईफोन गिरेगा तो रोलर कोस्टर से गिराया तो 911 फीचर कॉलिंग, मतलब इमरजेंसी कॉलिंग एक्टिवेट हो जाएगा। तो एक्सेलेरोमीटर बेसिकली क्या करता है, ये एक ऐसा सेंसर है जो एक्सेलरेशन को वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, राइट। अगर कोई चीज़ एक्सेलरेट हो रही है, मतलब तेज़ी से गिर रही है, ये एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग, मतलब सडन ब्रेक लग गया। एयरबैग के केस में जो कार क्रैश है या कोलिजन है, सपोज 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चल रही थी, सडन ब्रेक लगा तो डी एक्सेलरेशन हो गया, बट वो भी तो डी एक्सेलरेशन भी नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरोमीटर का काम ये होगा, बस इसमें ये देखना एक्सेलरेशन ये क्या क्या कर सकता है। ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली लिखा है एयरबैग्स। जो सारी डिबेट है ना एयरबैग को लेके, वो यही है कि कितनी देर बाद खुलता है। अगर यहाँ ऑलमोस्ट नहीं होता ना तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता, बट ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली है इसलिए ठीक है, ये ध्यान रखना। कैन तो ठीक है, डिटेक्शन ऑफ दिस इसको कर सकता है। हाउ मैनी ऑफ द एबव इज़ द फंक्शन ऑफ एक्सेलरोमीटर रिक्वायर्ड, कहाँ कहाँ आप कर सकते हो इसका यूज़, बेसिकली वही क्वेश्चन है। तो बट अगर ऑलमोस्ट नहीं होता ना इंस्टेंटेनियसली तो एक्सट्रीम वर्ड हो जाता है, बट ऑलमोस्ट ने इसको क्या किया, हाँ ठीक है ऑलमोस्ट तुरंत ही खुल जाता है। बट वहीं अगर आप देखो इमीडिएट टर्निंग ऑफ हार्ड ड्राइव ऑफ डिवाइस, तो हाँ ये भी ट्रू, आईफोन ने वही क्रैश टेस्ट किया था। तो ये तो आप न्यूज़ से ही ठीक कर पाओगे, अदरवाइज आप जिस लॉजिक से इसको सही करोगे उसी लॉजिक से हो सकता है गलत कर दो, क्योंकि यहाँ भी इमीडिएट टर्निंग ऑफ ये भी एक्सट्रीम वर्ड है। तो यूपीएससी देखो जो आपकी स्टैंडर्ड एलिमिनेशन टेक्निक्स है उनके साथ भी आपके माइंड से प्ले कर रहा है, राइट। और ये टिल्ट के बारे में भी है। तो साइंस टेक का ये पेज है, ज़रूर फॉलो करना, मैंने आज ये गाइडेंस बनाया है, वो आप देखना। साइंस टेक के ऊपर हम चीज़ें कर रहे हैं, 888 वाला हमारा काम हो गया था। तो एक्सेलरोमीटर की क्या एप्लीकेशंस हैं, कितने टाइप के हैं, पीजो इलेक्ट्रिक, पीजो रेसिस्टेंस एंड कैपेसिटिव, देन एयरबैग की वर्किंग कैसे है वो हमने यहाँ बात कर ली। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आई थिंक सभी को आता होगा कि वोल्वेचिया मेथड क्या है, करंट अफेयर्स में था और 9 जुलाई 2022 एक साल पहले की न्यूज़ है, साइंस टेक पेज से आया। तो एक चीज़ ध्यान रखना, चाहे ये वाला हो या ऑक्टोपस वाला एक क्वेश्चन पूछा है, वो क्वेश्चन हुआ, ये सब क्या है जो न्यूज़ आती है इन्वायरमेंट में, जब भी आप देखोगे चिड़िया बिल्ली हो, साइंस टेक पेज से पूछे जाते हैं। वोल्वेचिया मेथड जो है वायरल डिजीज़ के लिए था, सीधे सीधे इसी टॉपिक में आर्टिकल में दिया हुआ था। अब इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है, वायरल डिजीज़ कंट्रोलिंग वो हमने देख लिया, क्रॉप रेसिड्यू इसकी एप्लीकेशन वगैरह कुछ देख सकते हो, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक क्या होती है, उससे रिलेटेड बायोचार क्या होता है, एरा एंड थर्मोकेमिकल कन्वर्जन ऑफ बायोमास, इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो वोल्वेचिया मेथड क्या है, राइट, देन वायरल डिजीज़ कैसे कंट्रोल होती हैं, देन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, देन बायोचार, देन पायरोलिसिस, गैसिफिकेशन, कंबशन, ये 3 मेथड याद रखना बस। इसके बाद अगला क्वेश्चन ग्रीन हाइड्रोजन, यहाँ आते हैं जहाँ कैन वाली बात आपकी गलत साबित होती है। ग्रीन हाइड्रोजन रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर क्वेश्चन है, रिसेंटली न्यूज़ में था इंडिया का ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, और लगातार ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर चीज़ें न्यूज़ में हैं, ठीक है। देखो कैन, इट कैन बी यूज, उस हिसाब से आंसर आता है ऑल ऑफ द अबव, बट एक कैच है यहाँ पर, मुझे नहीं पता क्या आंसर होगा, सब कोचिंग्स ने इसका आंसर सी दिया है, बट एक चीज़ है, इन्होंने ये कहा इट कैन बी यूज डायरेक्टली एज अ फ्यूल फॉर इंटरनल कंबशन। अब कर सकते हैं, बट देखो अगर आप डेप्थ में जाओगे ना तो इट इज़ नॉट एंटायरली करेक्ट। हाइड्रोजन को आप एक फ्यूल की तरह ऐड कर सकते हो कंबशन इंजन में, लेकिन थोड़े इंजन में मॉडिफिकेशंस ज़रूर रिक्वायर्ड होते हैं। तो उस लॉजिक से मेरे हिसाब से ये स्टेटमेंट गलत होना चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अगर आप फर्दर रिसर्च कर पाओ तो बताना। तो ये हो सकता है एक डिस्प्यूटेड स्टेटमेंट हो और हमें यूपीएससी के स्टैंड का वेट करना पड़े, इस वर्ड पे आप ज़रूर फोकस रखना।
ये जैसे हमने कार्बन फाइबर में भी देखा, एक जगह उन्होंने लिखा ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली और इमीडिएटली, तो बस ये उन्हीं वर्ड्स में इस क्वेश्चन में भी खेल गया, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन ईजी होता। अगर ये ऑलमोस्ट डायरेक्टली करता या कैन बी यूज्ड, अगर ये ऐसे ना होता ना तो इसमें कुछ भी कन्फ्यूज़न नहीं है, बट डायरेक्टली लिखा हुआ है तो एक इशू है। देन अगला जो क्वेश्चन है इंटेंजिबल एसेट्स, कुछ लोग इसको इकोनॉमी का पार्ट मानेंगे, मान लो, बट जैसे साइंस टेक में IPR एंड रिलेटेड इश्यूज एक टॉपिक है, तो उसमें आता है टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट्स क्या है। तो बेसिकली होते क्या है टेंजिबल इंटेंजिबल, आर्ट एंड कल्चर में हमने बेसिकली ये चीज़ पढ़ी होगी, सिनॉप्सिस में क्या किसी भी बुक में लिखा होता है टेंजिबल, UN की है ना, टेंजिबल हेरिटेज, इंटेंजिबल हेरिटेज। टेंजिबल क्या है, इसे आप छू सकते हो, फिजिकल एसेट या प्रॉपर्टी। इंटेंजिबल क्या है, नॉन फिजिकल एसेट्स, राइट्स, ये सारी चीज़ हुई। अब ये सब ठीक है, पढ़ लेना, बट देखो यहाँ पर एक बार फोकस करो कौन से ठीक है। ये हिंदू से नहीं आया, टाइम्स ऑफ इंडिया से आया बेसिकली पूरा, क्योंकि एक्वेशन कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट इज़ नाउ नील, कुछ ऐसा आर्टिकल था। तो है यहाँ भी टाइम्स ऑफ इंडिया आर्टिकल शो, इनका ये आई थिंक साइंस टेक का ही पेज था। ब्रांड रिकॉग्निशन, आप सिनॉप्सिस IAS को जानते हो, बट क्या आप इसे छू सकते हो, नहीं ना, तो ये इंटेंजिबल हुआ, तो एक सही हो गया। क्या पूछा है, एवर आर कंसिडर्ड इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री, क्या आप इसे छू सकते हो, यस, लैपटॉप को आप छू सकते हो, ई बुक्स को नहीं छू सकते। अगर ई बुक्स हो ना तो नहीं छू सकते, बट बुक्स हो तो उनको छू सकते हो। इन्वेंट्री है, स्पेसिफाई तो किया नहीं है, तो इन्वेंट्री दोनों तरह की हो सकती है, इसे हम मान के चलेंगे कि मतलब कंप्यूटर रखे हैं, सामान रखा है, इन्वेंट्री आपका टेंजिबल एसेट है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपकी है, आपका दिमाग है, छू सकते हो उसे, फिजिकली नहीं, जो एटर्नल वे में है, कितने बुद्धिमान हो आप, तो ये भी आपका इंटेंजिबल हुआ, लोगों को आपने सिखाया, स्किल सिखाई। मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट 1 2 3 4 5 कंप्यूटर के अंदर है ना, ये जो आपको दिख रहा है सारा, ये सब इंटेंजिबल है, क्योंकि पर्दे के पीछे हो रहा है। तो इसमें क्या हुआ, 2 गलत हो गया। इतना सिंपल क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से सबने ठीक किया होगा, आई डोंट थिंक कि किसी ने भी गलत किया होगा। देन ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस, एक ये टॉपिक था। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, बट देखो यहाँ ना एक इशू है, नेबुला अगर होता तो चीज़ें ईजी हो जाती। नेबुला वैसे आपको पता होगा, नेबुलर हाइपोथेसिस जो है, तो उसमें आपने क्या कहा, नेबुला जाइंट क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस। तो नेबुला तो ठीक है, ये होगा नहीं होगा, बट ये स्टेटमेंट नंबर 1 गलत हो गया। दूसरा, एक चीज़ समझो, जब हमने बात की थी 18 टाइप ऑफ MCQ, वहाँ हमने ये डिस्कस किया था, कुछ होते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट। जैसे ये है कि वाटर क्रेडिट है, आपको हो सकता है पता हो ना पता हो, मान लेते हैं कि स्टेटमेंट 1 ट्रू है, इट पुट्स माइक्रो फाइनेंस इन वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर। अब अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू हो सकता है, लेकिन अगर ये गलत है तो फिर ये हो सकता है गलत हो, राइट। या फिर इसे और बेटर वे में ये समझो, एक आपको एग्जांपल बताता हूँ। एक कोई क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन सी स्कीम DOPT के अंडर आती है, उसमें कुछ स्किल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। तो उसका स्टेटमेंट 1 था, ये DOPT के अंदर आती है, कोई XYZ स्कीम थी, ये DOPT के अंदर आती है। दूसरा, ये स्किल से रिलेटेड है। तो आपको ये सपोज नहीं पता XYZ क्या है, लेकिन अगर DOPT ट्रू है तो स्किल नहीं होगा, क्योंकि ये तो वो है ना जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग नौकरी लगने के बाद जो काम करता है, स्किल पे तो काम नहीं करते थे। तो अगर ये स्कीम इनकी है तो DOPT की नहीं है, और अगर स्किल की है तो इनकी नहीं है। तो ये होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट। तो वैसे ही आप ये समझो, इस क्वेश्चन में यहाँ कैसे यूज़ हो रहा है, नेबुला अगर ये सही है, ठीक है, तो अगर ये जाइंट क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस है और नेबुला यही है, तो ये स्टार तो नहीं हो सकते जो ब्राइट और डिम हो पीरियडिकली। डस्ट और गैस स्टार कैसे हो सकते हैं, तो ये दोनों चीज़ें एक साथ ट्रू नहीं हो सकती। तो नेबुला ये है, ये हमें पता है, और ये चीज़ ये नहीं है, इसका मतलब ये पेयर भी गलत है। पहला पेयर गलत हो गया, दूसरा पेयर गलत हो गया, बचा पल्सर, ठीक है। ये हमने जब मैच द फॉलोइंग की बात की थी, वहाँ भी हमने कहा था कि जब इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना, मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन, इसमें UPSC कई बार क्या करेगा, 2 पेयर्स को गलत मैच करता है। मैच द फॉलोइंग में एक टाइप ये था, एक टाइप इस तरह से है कि यहाँ 4 पॉइंट हैं, यहाँ 5 हैं। इनके बारे में देखना डिटेल में, ये सब भी मैच द फॉलोइंग से होते हैं, ये भी मैच द फॉलोइंग से सॉल्व होते हैं। एंड जो ये 1 ओनली 2 ओनली, ये भी मैच द फॉलोइंग से होते हैं। बस इसमें इशू ये है कि आपको ये पता चल गया 1 और 2 गलत हैं, बट फिर भी आप आंसर पर नहीं पहुँच रहे हो। तो इन वाले ऑप्शंस की यही खूबी है। अगर पल्सर आपको पता है, NCERT में लिखा हुआ है, शायद ज्योग्राफी में आप पढ़ते हो, ठीक है, पता है तो ठीक है, आप कर लोगे कि ये एक सही ऑप्शन है। अदरवाइज़ फिर 1 और A एंड D के बीच आप कन्फ्यूज़ रहोगे। साइंस टेक में ये एक आर्टिकल 19 में 2021 का है। देन आई थिंक ये चिल्ड्रन पेज पे था, ये
सेफिट्स, देन इसके बाद नेबुला के बारे में आया, देन पल्सर के बारे में। रिसेंट देखो बिल्कुल 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर की न्यूज़ है बेसिकली। इसीलिए 2024 के लिए मैंने जो साइंस टेक शुरू किया है हिंदू का, वो किया है 1 जनवरी 2023 से। बस ये मैं कर दूंगा ख़त्म। नोट्स इसके रेडी हैं, मैंने आपको शो किए थे। तो इसमें क्या है, जैसे 24 दिसंबर का जो साइंस टेक का पेज था उसमें एरोजल फाइबर ये न्यूज़ थी, तो उसमें ना ये चीज़ इंपॉर्टेंट है बेसिकली। एरोजल फाइबर इनसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, ठीक है। एरोजल फाइबर, एरोजल होते क्या हैं वो डिस्क्रिप्शन है, अदरवाइज इंटरनेट से सर्च करके लिख दिया है, राइट। सेम वे में रेनडियर के ऊपर क्वेश्चन था, रेनडियर वाले आर्टिकल में 2 चीज़ें हाईलाइटेड आपको दिख रही हैं। देन हैवी रेनफॉल जो हुई थी तमिलनाडु में भी 18 दिसंबर को, उसके ऊपर क्वेश्चन है, लिमिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल मेथड या क्वांटिटेटिव प्रोडिक्शन एंड जो प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है। आर्टिकल में आप देखो ये 3 चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं। देन विजन 2020, ये प्रोटेक्ट विजन में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, माइक्रोबायोम एंड ये जो स्कीम है विजन 2020। ऑक्टोपस, इसमें WAIS इंपॉर्टेंट है। देन कैप्चर एंड किल प्रोसेस। इसी वे में आप देखो अगला ये कौन सी डेट का, 17 नवंबर। तो लगातार मैं ये कर दूंगा, आपको पूरे साल का बना के दे दूंगा, पढ़ लेना। इसमें बेसिकली कुछ याद करो ना करो, एटलीस्ट जो इसमें कीवर्ड्स हैं जैसे ये पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, कैसी नहीं क्या है। देन ये वाले जो वर्ड्स हैं, अगर कोई यहाँ चिड़िया बिल्ली आ रहा है तो उनका, जैसे डॉग्स हैं इनका IUCN स्टेटस वगैरह आप देख सकते हो, पेंगोलिन थे इनका IUCN स्टेटस वगैरह आपको पता होनी चाहिए। तो इस लेक्चर में इतना। डू फॉलो दिस प्लेलिस्ट, ये इकलौती ऐसी प्लेलिस्ट है जो पूरे यूट्यूब ने फॉलो की है। जितने भी यूट्यूब पर गाइडेंस हैं सब आपको इससे कॉपीड दिखेंगे सभी। इसमें आप पुराने वीडियोस देखना, ये शायद पहले कुछ वीडियोस हैं जब हमने कोर्स लॉन्च किया था, तब से लेकर अब तक बहुत लोगों ने ये कोर्स डिट्टो कॉपी किया। बट अच्छी चीज़ है, जो हम करना चाहते थे वो कर रहे हैं। तो आई होप ये 2 वीडियोस देख के आप नेक्स्ट वीडियोस पर आओगे, ये कोर्सेज़ के बारे में डिटेल से आप देख लेना।